के बीच में संघर्ष होगा और उस संघर्ष में गरीब लोग अमीरों को पराजित करके राज्य पर कब्जा कर लेंगे। इसको क्लास स्ट्रगल लोगों ने कहा। लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसी स्थितियां बनी जैसे लगा कि पूंजीवाद पूरे विश्व में ध्वस्त हो जाएगा। 1929-33 के पूंजीवाद का ये मंदी का असर पूरे विश्व में पड़ता है। भारत भी उसमें ब्रिटिश इंडिया भी प्रभावित होता है। भारत में भी मंदी का असर क्या होता है कि वस्तुओं का दाम गिर जाता है, लोगों के पास पैसे नहीं होते खरीदने के लिए, परचेजिंग पावर नहीं रहता और लोग अपना सामान बाजार में ले जाते हैं बेचने के लिए, कोई सामान खरीदने वाला नहीं होता है तो अपना सामान फेंक करके गलियों में चले जाते हैं। इस तरह से पूरे विश्व में मंदी का युग का वातावरण बनता है। इस मंदी से जो प्रभावित नहीं होता है देश तो होता है सोवियत यूनियन। उसके बारे में ये कहा गया कि उसकी जो इकोनॉमी थी, उसकी अर्थव्यवस्था थी, वो पूरे विश्व के पूंजीवाद से अलग हटके अर्थव्यवस्था थी। इसलिए मंदी का असर उनके देश में नहीं हुआ क्योंकि वहां पर एक प्लान्ड इकोनॉमी थी, प्लान्ड ढंग से काम कर रहे थे, इसलिए उन पर मंदी का असर नहीं हुआ। पूरे विश्व में मंदी का असर चाहे वो आप लातिन अमेरिका में देखिए, चाहे अफ्रीका में देखिए, चाहे एशिया में देखिए, जहां कहीं भी पूरे विश्व में बाजार एक दूसरे से उठा हुआ था, लोगों के सामान खरीद करके इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जा रहे थे, उन सब में एक खास किस्म का एक वातावरण होता है कि चीजें खरीदी नहीं जा रही। और ऐसे मंदी के वातावरण में न्यू डील पॉलिसी आती है जिसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट तमाम लोगों को मुफ्त के भोजन कराना, मुफ्त का खाना देना, तमाम लोगों को बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देना और इस तरह से पूरे यूरोप, पूरे अमेरिका में लोगों को इस तरह से 1932 से 36 के बीच में वहां के प्रेसिडेंट ने जिस तरह से जनता की सेवा किया और जनता से उसने पूछा भी कि बताइए अब आप लोग अच्छे दिन आ गए। जैसे मैंने पहले की क्लास में कहा था कि प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा कि क्या अच्छे दिन आ गए, तो वहां की जनता ने कहा हाँ बहुत अच्छे से अच्छे दिन आ गए। और 32 के बाद 36 का चुनाव, 36 के बाद 40 का चुनाव और 44 का चुनाव जीतता है, 44 बार मर जाता है, उसके बाद फिर उन्हीं के पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का प्रेसिडेंट। तो इस तरह से ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये पावर में आती है। विश्व युद्धों के बीच में ये जो मंदी का जो युग है ये बड़ा ही रेडिकलाइज करता है। जैसे हिटलर का जन्म होना, मंदी के परिप्रेक्ष्य में बेरोजगारी का आना, तमाम स्पेन वगैरह में आप देखेंगे वहां पर भी एक खास किस्म के जिसे कहा जाए कि फांसीवाद का, स्पेन में जो मिलिटरिज्म का जन्म होता है। विश्व के बहुत से देशों में या तो कम्युनिज्म या आपके फांसीवाद का जन्म होता है क्योंकि ये लोग एक बहुत ही सख्त राज्य की मांग करते हैं। यद्यपि ये मंदी का युग अमेरिका में एक नए प्रकार की व्यवस्था लाता है। अमेरिका में कह सकते हैं कि और अधिक डेमोक्रेसी को जन्म देता है क्योंकि वहां का जो समझदार राष्ट्रपति है वो अमेरिका का जो फेडरल बैंक, जो उनका रिजर्व बैंक है, जैसे भारत का रिजर्व बैंक है, उसमें बहुत से सोने पूरे विश्व के आकर के जमा हो गए थे। वो सभी सोने को उससे सदुपयोग किया, लोगों के बीच में पैसे बांटे और इस पैसे बांटने का परिणाम ये हुआ कि एक तरह से मंदी से 33-34 तक आते आते मंदी से अमेरिका मुक्त हुआ और अमेरिका के मुक्त होने के साथ साथ पूरा विश्व जो है मंदी से मुक्त होता है। परंतु मुक्त होने के बावजूद भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस मंदी के दौर में अमेरिका गुजरता है उसमें खास तौर पर जर्मनी में क्या होता है। आप देखेंगे कि जर्मनी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं। तो जानकारी रखनी चाहिए कि हिटलर ने बड़े भारी भारी प्रोजेक्ट बनाए और उन प्रोजेक्टों को अगर आप ध्यान से, तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जर्मनी में सड़कों का निर्माण करना, बहुत से हाईवे का निर्माण कराया गया और हाईवे के निर्माण के माध्यम से लोगों को रोजगारी दी, लोग रोजगार प्राप्त किए और एक खास किस्म के तानाशाही ढंग के शासन व्यवस्था को उसमें लागू किया गया। इसी तरह से इटली में भी किया गया। परंतु चूंकि इन लोगों ने अपने समाज में बहुत अधिक तानाशाही के वातावरण को पैदा किया, इसलिए उनके समाज में उन लोगों के प्रति बहुत बड़ा रिएक्शन पैदा हुआ। और इसी के साथ जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले की क्लास में बताया था कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध ने एक खास ढंग से एक टर्की के जो खलीफा थे उनको पूरे
जो इस्लामिक जगत है, उस इस्लामिक जगत में उनको नेता माना जाता था। तो टर्की के खलीफा को पदच्युत किया जाता है और टर्की को कहा जाता है कि यूरोप का एक बीमार एक देश है। और टर्की के पराभव के साथ जो वैक्यूम क्रिएट होता है, जो शून्य क्रिएट होता है, चाहे वो यूरोप में उसका शून्य, खासतौर से मिडिल ईस्ट जिसे मध्य पूर्व कहते हैं, उन सभी इलाकों में जो शून्य पैदा होता है टर्की के अवसान के साथ, टर्की का खलीफा के अवसान के साथ। और फिर जो मिडिल ईस्ट के जो देश, मध्य पूर्व के देश है, खासतौर से वेस्ट एशिया के देश, मध्य पूर्व कहने की जरूरत वेस्ट एशिया कहना चाहिए, वेस्ट एशिया के देश खलीफा के हटने के बाद वो सभी के सभी देशों में एक राष्ट्रवाद का विकास, चाहे वो आपका सभी देशों का नाम अगर आप दे लीजिए, चाहे आपका ईरान का, इराक का, लेबनान का, आपके इजिप्ट का तो अफ्रीकन देश है, और सऊदी अरेबिया हुआ, अमीरात वगैरह के जो देश हुए, इन सभी देशों में एक नेशनलिज्म का ग्रोथ होता है टर्की के अवसान के बाद। और सभी नेशनलिज्म किस प्रकार के नेशनलिज्म होते हैं, ये भी बहुत जानने का विषय है और अध्ययन करने का विषय है कि किस प्रकार का राष्ट्रवाद जो है इन सभी देशों में आता है और उसकी प्रकृति क्या होती है। तो आप देखेंगे कि ये सभी राष्ट्र एक खास किस्म के भाषाई आधार पर, एक नस्ली आधार पर, ये लोग विभिन्न इलाकों में वहां के जो राजा लोग भी होते हैं प्रारंभिक, जैसे आप देखेंगे कि ईरान में बहुत लंबे समय तक वहां पर राजशाही रही, तो राजा के नेतृत्व में, या आपके जॉर्डन में राजा थे, या सऊदी अरेबिया में राजा थे, सभी पूरे के पूरे राजाओं के नेतृत्व में लोग एकजुट होते हैं। और जहाँ राजशाही नहीं होती है वहां पर एक खास किस्म के या तो सोशलिज्म की विचारधारा से, जैसे इराक वगैरह में एक खास किस्म की सोशलिज्म की विचारधारा से लोग यूनाइट होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि, और इसी दौर में जब वो बाद की घटना है सेकंड वर्ल्ड वॉर की, जैसे यहूदी लोगों को जब पूरे यूरोप से भगाया जाता है, वो लोग 1949 में आकर के इजराइल में इकट्ठा होते हैं और वहां पर अपने पुराने पूर्वजों की किताब देख करके उनको लगता है कि हमारे पूर्वजों का तो यही इलाका था, तो पूरे विश्व से वो लोग भाग करके अपना राज्य जो है वो कायम करते हैं इजराइल में, जो फिर 1949 के बाद से पूरे विश्व के इतिहास में बड़ा अधिक उसका प्रभाव होता है। और इसी दौर में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से चाइना में कैसे परिवर्तन होते हैं, सिर्फ दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में, कि कैसे चाइना में 1912 में वहां सन्यास सेन के अधीन चाइना का जो मांचू वंश है और 400 वर्षों से जो वहां पर शासन कर रहा था, मांचू वंश का अंत होता है और एक खास किस्म का नेशनलिस्ट चाइना का विलय होता है, जो बाद में नेशनलिस्ट चाइना जो चियांग काई शेक जिनका नाम के नेतृत्व में चाइना में कुमिनतांग उनकी पार्टी होती है, नेशनलिस्ट पार्टी, उसके अधीन चाइना यूनाइट होकर आगे बढ़ता है। और इसी दौर में चाइना में किस तरह से माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन एक बहुत बड़ी जो है संगठन किया जाता है। यह भी इतिहास का एक बहुत ही अध्ययन का विषय है, जानने का विषय है कि किस तरह खास तौर से 1936 से लेकर के 1949 के बीच में आप जब देखेंगे कि कैसे चाइना में लगभग 10 या 12 लाख लोगों को लेकर के माओ सेतुंग, अगर आप चाइना का नक्शा दिमाग में याद रखें तो किस तरह से एकदम दक्षिणी पूर्वी इलाके से चाइना का जो शंघाई वगैरह का इलाका दक्षिण पूर्वी से उनकी पूरी सेनाएं भागती चली जाती है और पीछे चियांग काई शेक की सेनाएं, कुमिनतांग की सेनाएं उनका पीछा करती है और उत्तर पूर्व तक भागती है। और ऐसे में जापान का जो है वो अटैक होता है, इसी सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में जापान के लोग अपने खास किस्म के मिलिटरिज्म से प्रभावित होकर के पूरे के पूरे आपके चाइना पर अटैक करते हैं, कोरिया पर अटैक करते हैं और पूरे अमेरिका से वो लोग युद्ध करते हैं। अमेरिका को वो लोग 1949 के दिसंबर महीने में पर्ल हार्बर नामक घटना होती है, जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जिसको कि आप लोगों को जानना चाहिए कि किस तरह से जापान ने अटैक किया अमेरिका के ऊपर, जो अमेरिका एक तरह से 1939-45 के वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था, लेकिन
जापान के अटैक के बाद उसको विश्व युद्ध में आना पड़ा और जापान को इसका परिणाम जैसा आप लोग जानते हैं कि 1945 के जुलाई महीने में किस तरह से नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी की घटना हुई, जिससे पूरा का पूरा ये जापान के लोग जैसे कोई क्लास में कोई बच्चे बहुत तेज एक थप्पड़ लग गया तो चुप हो जाए, वैसे पूरे जापान के लोग चुप हो गए। ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि जापान में अभी भी बहुत तगड़ी मिलिट्री ताकत और वो समय समय पर अपनी मिलिट्री ताकत दिखाते रहते हैं। यद्यप 1945 के एग्रीमेंट के अंतर्गत उनकी पूरी की पूरी मिलिट्री ताकत जो अमेरिका ने अपने हाथ में ले लिए, जो एक अलग विषय है जिस पर कि आपको जानना पड़ेगा। अगर पूरे विश्व को 1945 के पूंजीवाद को समझना होगा तो ये भी बात समझना पड़ेगा कि जापान पूरे विश्व में कैसे इतना आगे बढ़ा और इसी जापान के जो मिलिट्रिज्म ने किस तरह से एशिया में एक खास किस्म के मुक्ति को जन्म दिया, एक राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। ये आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशिया के जो तमाम देश थे, जैसे फिलीपाइंस अमेरिका के अधीन था, अमेरिका ने स्पेन से उसको खरीद लिया 1890 में। फिलीपाइंस उसकी एक कॉलोनी थी जिसे बहुत अच्छे से डेवलप करके उसने उनको आजाद कर दिया 1945 तक आते आते। लेकिन बाकी जो कॉलोनी थी, जैसे इंडोनेशिया हुआ, जैसे मलेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, इंडोनेशिया और आपके वियतनाम हुआ और आपका लाओस हुआ, कंबोडिया, ये सब एक तरह से फ्रांस और ब्रिटेन के अधीन ये सब कॉलोनियां थी। इन सभी कॉलोनीज के ऊपर जापान अटैक करके ब्रिटेन और फ्रांस को उन से छुड़ा देता है और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान हार जाता है तो इन सभी इलाकों में फिर से ब्रिटेन और फ्रांस कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि किस तरह से भारत में वो लोग अपना स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है उस राष्ट्रीय आंदोलन में उन लोगों को कैसे पराजित होना पड़ता है। वो कहते थे कि नहीं भारत को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो लोग ये भी तय करते हैं कि भारत में कई टुकड़े टुकड़े में न हो। और जो ये सभी देश है, खासतौर से वियतनाम से लेकर के और मलेशिया और इंडोनेशिया और आपके कंबोडिया, ये सभी देश, लाओस, थाईलैंड, ये सभी जो विदेशी देश के देश थे, इन सभी देशों में एक खास किस्म के नेशनलिज्म का इमरजेंस होता है। अब आप ये बात जानिएगा कि नेशनलिज्म लेफ्ट प्रकार का या राइट प्रकार का। नेशनलिज्म दो प्रकार का आप कह सकते हैं यहाँ प्रकार कि अगर लेफ्ट का नेशनलिज्म हुआ, जैसे कि वियतनाम में हो ची मिन्ह उनके कम्युनिस्ट नेता थे, बहुत दिनों तक वो चीन में रहे और जब वहां से फ्रांस का असर खत्म होता है, खासतौर से जापान के अटैक के बाद से, फिर जापान के अवसान के बाद पूरा का पूरा जो वियतनाम है वो कम्युनिज्म के प्रभाव में जाता है। तो जैसे कहा जाए कि कोई कम्युनिज्म में जाके बहुत बड़ी गलती कर दिया, वो गलती आप पढ़ेंगे 1945 से लेकर 1975 तक पूरा का पूरा वियतनाम एक खास किस्म के अमेरिका के नापाम बम और बहुत से अटैक का सामना किया, क्योंकि फ्रांस के लोगों ने कहा अब हमसे इलाका समझेगा नहीं। तो कोल्ड वॉर का पीरियड जो सेकंड पेपर में आपको पढ़ाएंगे 1945-1991, उस कोल्ड वॉर के पीरियड में ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो एक बड़े ही संघर्ष का, बड़ी हत्याओं का, बहुत ही जिसे कहा गया बहुत ही दुखद स्थिति फेस करता 1945 से 1975 का, उसको आप अलग से पढ़ें। तो बहरहाल ये जो हमने आपके सामने एक संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत किया कि वर्ल्ड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ और आप सभी लोगों से ये मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा हमारा लेक्चर यूट्यूब पर आ जाएगा, आप उसे देखिएगा और उसके बाद फिर आप व्हाट्सएप पर या कहीं पर प्रश्न पूछ सकते हैं, या कल के क्लास में अगर आप इन्हीं हमारे लेक्चर पर अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना होगा तो कल आपका स्वागत है। कल हमारे इस लेक्चर पर वर्ल्ड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स पर आप सभी लोगों के क्वेश्चंस, क्वेरीज, ये सब इनवाइटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय। थैंक्स।